नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर रमेश सोनी उत्कर्ष क्लासेस के इस लाइव प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं अत्यंत हमारे महत्वपूर्ण और लंबे टॉपिक जैव विविधता के ऊपर। जैव विविधता टॉपिक पर डिटेल से हमने चर्चा की है और बिल्कुल बढ़िया से कर रहे हैं। एक बार पढ़ना, अच्छा पढ़ना, उसी थ्योरी पर हम लोग चल रहे हैं और लगातार उसमें बढ़िया से हम लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। तो यह लास्ट टॉपिक इसमें आ रहा है हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैव विविधता का संरक्षण। ये टॉपिक हम लोग देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैव विविधता के संरक्षण के बारे में। नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग। जल्दी से टॉपिक पे जुड़िए और चर्चा प्रारंभ करते हैं। देखते हैं हमारा टॉपिक है जैव विविधता का संरक्षण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। यहां पर हमने लास्ट पढ़ा था, याद करिए, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। यह कार्यक्रम सन 1973 में यूनेस्को संस्था के द्वारा प्रारंभ किया गया। इसी कार्यक्रम के तहत जैव विविधता के संरक्षण हेतु विश्व स्तर पर बायोस्फीयर रिजर्वों की स्थापना की गई थी। यह हम लोगों ने पढ़ा था, डिटेल से याद करिए। मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहां तक हमने चर्चा किया था, याद करिए। इसी के आगे हम लोग चर्चा करते हैं। अगला जो कार्यक्रम है उसके बारे में चर्चा करेंगे। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के बारे में चर्चा करते हैं। क्या इसमें प्रावधान किए गए, क्या बातें आई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण सम्मेलन। यही सम्मेलन समझ लीजिए आगे आने वाले सभी टॉपिकों की जड़ होगा। सतत विकास कहलाएगा टॉपिक, जैव विविधता संबंधी अनेक सारे बिंदुओं की जड़ रहा यह सम्मेलन। नाम कहलाता है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के नाम से। देखिए, नाम बड़ा, पृथ्वी सम्मेलन। पृथ्वी एक अपने आप में बड़ा कॉन्सेप्ट है और बड़ा कॉन्सेप्ट है तो इसमें क्या होगा, अर्थात अनेक सारे मुद्दों को शामिल किया जाएगा। सर आज प्लीज करंट अफेयर्स से जोड़कर कंप्लीट करवा देना। बिल्कुल, करंट में चर्चा के साथ में ही कर रहा हूं मैं, तो यहां पर ध्यान करिए। मैं लास्ट में आपके जितना भी अभी तक जो पढ़ाया है उसका करंट आपको देखकर सारा बढ़िया से तैयार करके सिस्टमेटिक आपके सामने रखूंगा। मेरा जब वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट होगा उससे पहले करंट जीके की सारी बातें एक साथ आपके सामने ले आऊंगा इससे रिलेटेड। ठीक है, पक्का मैं आपके सामने ले आऊंगा। तो चर्चा करते हैं। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था वर्ष 1992 में ब्राजील देश के रियो डी जेनेरो स्थान पर। इस सम्मेलन में यह तय किया गया था, इस सम्मेलन का केंद्रीय विषय था सतत विकास। मुख्य जो विषय था वो था सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये क्या होता है हम आगे चलेंगे, शॉर्ट में मैं आपको बता दूं क्या होता है। सतत विकास का तात्पर्य है ऐसा विकास जो वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करे, भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखे और ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों के विकास पर बल दे और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखे और जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करे। ऐसा विकास कहलाता है, सतत विकास के नाम से जाना जाता है। तो ऐसा विकास, शॉर्ट में कहें, इससे भी और ज्यादा शॉर्ट करें, जरा समझिएगा। इस सम्मेलन का सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी, नाम कहलाता है, देखिए बायोडाइवर्सिटी शब्द एडवर्ड विल्सन ने दिया था। फादर कौन है, क्या है, सब आगे महत्वपूर्ण तथ्य और बचेंगे मेरे आज के बाद में। तो एक क्लास और रहेगी मुझे लगता है कल तक की, उसमें रिमेनिंग जितने तथ्य है सारे नोट करवा दूंगा मैं आपको। आज बस धैर्य रखिएगा, कल तक और धैर्य रखो आप, सारे आपके सवालों के आंसर आ जाएंगे। ठीक है, आपने जो सवाल पूछा है क्यों, कैसे, क्या, वो सब आंसर दे दूंगा मैं आपको। तो आपके छोटे बड़े जितने भी सवाल है, फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी शब्द किसने दिया था, एडवर्ड विल्सन ने, कब आया था, सारे चीजों की संतुष्टि मैं आपके सामने कल दे दूंगा। आपको जो भी आज सवाल लगे आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया बात है, अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन यहां मैं कंप्लीट कर देता हूं, आपके सवालों के जवाब दे दूंगा। मैंने ये भी कहा था कि IUCN में रेड डाटा बुक के अंदर कलर्स का क्या संबंध है, रेड ब्लू जो कलर होते हैं उसमें, वो भी मैं आपको संतुष्टि कल तक दे दूंगा। सारे रिमेनिंग मुद्दे सारे इसमें चर्चा कर डालूंगा। ठीक है, अभी यहां पर आप सुनिएगा। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन हुआ था 1992 में ब्राजील देश के रियो डी जेनेरो स्थान पर।
ये सम्मेलन जब आयोजित किया गया था, मुख्य मुद्दा था, मेन इसकी थीम थी सतत विकास। अर्थात हमारे जितने भी पृथ्वी पर संसाधन है, रिसोर्सेज है, कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि रिसोर्सेज है, इन रिसोर्सेज संसाधनों का कैसे सोच समझकर प्रयोग करें ताकि आने वाली पीढ़ियां भी उसका लाभ उठा सके, आने वाली पीढ़ियां भी लाभ उठा सके। तो इसलिए इस सम्मेलन का नाम दिया गया था पृथ्वी सम्मेलन। सतत विकास इसका केंद्र बिंदु था, संसाधनों का ढंग से कैसे प्रयोग कर लें, ये तो था केंद्रीय विषय। लेकिन इस विषय के साथ साथ, हाँ मैंने एक बात यहाँ पर जरा रोक रहा हूँ, तो बुक के बारे में कहा था लेकिन अभी हो नहीं पाई, थोड़ा समय और लग गया, आगे 2-4 दिन में हो जाएगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं। सतत विकास यहाँ का केंद्रीय विषय था, केंद्रीय विषय था, लेकिन इसके साथ साथ अनेक मुद्दों पर इस सम्मेलन में बल दिया गया था। केंद्रीय विषय सतत विकास के साथ साथ जलवायु परिवर्तन, ओजोन क्षरण, ग्रीन हाउस प्रभाव, जलवायु, ध्वनि प्रदूषण, जितने पर्यावरण के मुद्दे हो सकते हैं सारे इस सम्मेलन में चर्चा किए गए थे। लेकिन केंद्रीय विषय क्या था? केंद्रीय विषय था सतत विकास के नाम से जाना जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यही वो सम्मेलन था। इसी सम्मेलन के दौरान पहली बार विश्व स्तर पर जैव विविधता संबंधी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का निर्माण किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता संहिता का निर्माण किया गया था। संहिता मतलब कानून। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता संबंधी कानूनों का निर्माण इसी सम्मेलन के दौरान किया गया था। नाम कहलाता है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के नाम से। तो यहां पर एक बात सुनिएगा, इसका मतलब जैव विविधता संबंधी जो कानून बने थे विश्व स्तर पर, वो किस सम्मेलन की देन है? वो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन की देन है। जैव विविधता भी उसका एक पार्ट था केवल, लेकिन केंद्रीय विषय नहीं था। केंद्रीय विषय क्या था? सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है, वो इसका केंद्रीय विषय था। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक आप जो मांग कर रहे हैं इंटरनेशनल वाटरवेज, वही करवा दूंगा, प्रॉमिस है, ठीक है। इंटरनेशनल वाटरवेज करवा देंगे, ये इंपॉर्टेंट है, जरूर कराएंगे। तो इस सम्मेलन में क्या क्या बातें निकल कर आई, जरा यहां पर मैं आपके सामने लिख रहा हूं। आयोजन 1992 में ब्राजील देश के देखिए, ये सम्मेलन समझ लिया तो पर्यावरण के बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और मैं अभी बहुत डिटेल से इसके बारे में वर्णन करने वाला हूं। क्योटो संधि नाम सुना होगा आप लोगों ने, नागोया संधि नाम सुना होगा, अनेक सम्मेलन संधियां इसकी जड़ कहलाएगी, तो इसको जरा बढ़िया से आप लोग समझिएगा, ठीक है। 1992 में ब्राजील देश के रियो डी जेनेरो के स्थान पर किया गया। सम्मेलन का केंद्रीय विषय सतत विकास था। सतत विकास था केंद्रीय विषय, लेकिन इस मुख्य विषय के साथ साथ अनेक मुद्दों पर बल दिया गया। इस सम्मेलन में अनेक मुद्दों पर चर्चा की गई, जैसे जलवायु परिवर्तन, वायु, जल व ध्वनि प्रदूषण, ओजोन क्षरण, जैव विविधता,
इत्यादि। जितने पर्यावरण के मुद्दे हो सकते हैं उनसे सारे संबंधित अर्थात मुद्दों पे चर्चा की गई। राजेश कुमार जी, आपकी बात भी सुन ली। इस टॉपिक के करंट अफेयर्स, क्या सभी टॉपिक के करंट अफेयर्स करवा दूंगा, बस थोड़ा सा धैर्य रखना, टॉपिक हो जाएगा आराम से। मैं आपको सारा जब वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट होने लगेगा उससे पहले पहले करंट अफेयर्स की सारी बातें नोट करवा दूंगा, ज्योग्राफी से जितनी भी है। ये मेरा प्रॉमिस है, थोड़ा विश्वास रखिए, बस पक्का है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर जरा मुझे एक बात समझते जाइएगा, यहाँ पर मैं बढ़िया से काम ही करूंगा ज्योग्राफी में, देखिएगा, मेरा प्रॉमिस है। तो अच्छे से साथ साथ आप देखते जाइए, मैं डिटेल से वर्णन कराऊंगा हर बिंदु का। इस सम्मेलन में अनेक मुद्दों पर चर्चा की गई, जैसे जलवायु परिवर्तन, जलवायु, ध्वनि प्रदूषण, ओजोन क्षरण, जैव विविधता, और मुख्य विषय तो था सतत विकास। इसी सम्मेलन के दौरान UNFCCC यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का गठन किया गया। यही वो सम्मेलन था। इसी सम्मेलन के दौरान में UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये एक संस्था थी, इसका गठन किया गया। नाम कहलाता UNFCCC के नाम से जाना जाता है। ये कहलाता UNFCCC। इसी सम्मेलन के दौरान बना। क्यों बनाई गई थी संस्था, जरा सुनिएगा। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन संबंधी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक संस्था का गठन किया गया, जो प्रतिवर्ष जलवायु परिवर्तन संबंधी मुद्दों पर विश्व के विभिन्न देशों की बैठक का आयोजन करेगा और चर्चा करेगी। इसका तात्पर्य हुआ, यह संस्था विश्व के जितने भी देश है सभी को बुलाएगी और एक बैठक का आयोजन करेगी और जलवायु परिवर्तन संबंधी मुद्दों पर क्या होगा, चर्चा करेगी वहां पर। तो ऐसा समय, ऐसी संस्था गठन कब किया गया था, 1992। जानकारी के लिए आपको बात बता दूं, 4 वर्ष पहले यूपीएससी ने प्रश्न पूछा था, UNFCCC संस्था का जन्म कौन से सम्मेलन के दौरान हुआ था। तो UNFCCC संस्था गठन हुआ था अर्थात प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 के समय। देखिए यहीं पर एक बात और समझा रहा हूं, समझिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, कड़ियां जुड़ रखी है सम्मेलन में बहुत सारी। ये जब संस्था बनाई गई तो कहा गया प्रतिवर्ष आपको बैठक करना है जलवायु परिवर्तन संबंधी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। इसने 1992 में बनी और 95 में पहली बार बैठक का आयोजन किया था और विश्व के विभिन्न देशों को आयोजन अर्थात बैठक में भागीदारी की। इतना ही पढ़ा है, बस आज चालू किया है। विश्व के विभिन्न देशों को आमंत्रित किया और विश्व के विभिन्न देशों को आमंत्रित किया और एक बैठक का आयोजन किया था। बनी कब थी ये? बनी थी 1992 में। इसने पहली बैठक का आयोजन कब किया? 1995 में। और इतना ही पढ़ा है, आपको बताया मैंने, आज जो प्रारंभ किया है। देखिए बीच में लेट आने वाले जरा ये सवाल ना पूछें, बार बार आप एक ही कमेंट करते हैं, फिर आप समय पर जुड़िए। पहले ये यहीं से प्रारंभ किया, पहला टॉपिक यहीं से प्रारंभ किया है। तो 1992 में 1992 में संस्था बनी और प्रतिवर्ष ये बैठक का आयोजन करना इसने प्रारंभ किया और ऐसी पहली बैठक करी थी 1995 में। 1995 में इसने जलवायु परिवर्तन संबंधी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए पहली बार बैठक का आयोजन किया था। उसको नाम देते हैं, कोप के नाम से जाना जाता है, COP, कोप। पहली बैठक की तो नाम पड़ गया कोप 1 के नाम से, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 1। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 1 पहली बैठक का आयोजन किया गया था 1995 में। और ये पहली बैठक कहां हुई थी? पहली बैठक हुई थी, देखिए अच्छे से लिख रहा हूं नाम आपके सामने, कोप 1 बर्लिन। पहली बैठक हुई थी बर्लिन जनवरी में। ऐसे हर साल बैठक का आयोजन किया गया, तो अनेक सारी बैठक आज दिन तक लगातार बैठ के होती रही है इसकी प्रतिवर्ष।
कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज वन, COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज वन। 2016 SI में फुल फॉर्म पूछी गई थी इसकी। देखिए फिर से इस सम्मेलन से आंसर है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज वन, COP, कोप वन का आयोजन किया गया था इसी से, अर्थात बैठक के दौरान। बैठक में संस्था बनी, संस्थान पहली बार बैठक करी, नाम पड़ गया कोप वन के नाम से जाना जाता है। दूसरी बैठक का आयोजन किया गया था जेनेवा, जेनेवा में। और तीसरी जो बैठक की गई थी नाम कहलाता कोप 3 के नाम से। क्योटो जापान में। क्योटो प्रोटोकॉल नाम सुनते होंगे आप, क्योटो प्रोटोकॉल। और क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो एक्चुअल में कोप 3 है और कुछ नहीं है। कोप 3 इसकी जो तीसरी बैठक थी उसी को क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। जलवायु परिवर्तन संबंधी मुद्दा पर चर्चा करने के लिए एक बैठक का आयोजन किया गया था, नाम कहलाता है कोप 3 के नाम से। क्योटो में आयोजित की गई थी ये बैठक का नाम, ये कहलाती है कोप 3 के नाम से जानी जाती है। यह बात समझ में आई होगी कोप क्या है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। पार्टीज मतलब देश, उन सभी देशों की कॉन्फ्रेंस आयोजित करना किस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए, जलवायु परिवर्तन संबंधी, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन संबंधी मुद्दा पर चर्चा करने के लिए संस्था बनाई गई, नाम कहलाई UNFCCC। प्रतिवर्ष बैठक का आयोजन करती है जलवायु परिवर्तन संबंधी मुद्दा पर चर्चा करने के लिए। ऐसी बैठक का आयोजन किया गया था, पहली बार कहलाता है बर्लिन, दूसरा जेनेवा, तीसरा क्योटो। एक बैठक भारत में भी हो चुकी है अभी तक, नाम कहलाती है कोप 8 के नाम से। तो बताइए कोप 8 का आयोजन कब किया जाएगा। मान लीजिए, हालांकि मुझे याद है, मान लीजिए मैं भूल गया कोप 8 का आयोजन कब किया गया, तो अब क्या करें, एक एक वर्ष लगातार जोड़ दो आप। तीसरा है 97 में, चौथी होगी 98 में, पांचवी होगी 99 में, छठी होगी 2000, सातवीं होगी 2001 और आठवीं कब होगी 2002 में। कोप 8 का आयोजन भारत में किया गया था 2002 के अंतर्गत। ऐसी एक बैठक आज दिन तक भारत में हुई है, कोप 8 का आयोजन भारत के अंतर्गत किया था। लेट आने वालों को जवाब नहीं दूंगा मैं, कितना लिखवा दिया है। आप समय पर जुड़िए, पहले काफी लेट हो गए हैं, 18 मिनट लेट है, अब नहीं बताऊंगा मैं। धन्यवाद। कोप 8 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था, तो नई दिल्ली में बैठक का आयोजन किया गया था, कोप 8 का आयोजन किया गया। तो ये सारी बातें यहां पर इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर इसके बारे में ग्रीन हाउस प्रभाव जब पढ़ाऊंगा, पर्यावरण संबंधी सम्मेलनों का, जलवायु परिवर्तन संबंधी, क्योटो प्रोटोकॉल। ये क्योटो प्रोटोकॉल एक्चुअल में क्या है, कोप 3 है और कुछ भी नहीं है। तो कोप 3 को ही कहा जाता है, क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करवा दूंगा अलग से। तो यहां पर ये कुछ इंपॉर्टेंट सम्मेलनों के नाम। UNFCCC संस्था गठन हुआ था प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में। असली मुद्दा तो हमारा यहां पर क्या है, असली मुद्दा है जैव विविधता। उसमें क्या हुआ इस सम्मेलन में, वो यहां पर महत्वपूर्ण है। केवल हिंट दिया है कोप का। अभी कोप के बारे में मैं, मेरा जब टॉपिक आएगा जलवायु परिवर्तन, वहां पर डिटेल से वर्णन करूंगा। अभी करने लग गया तो वो चला जाएगा उसमें टॉपिक। यहां पर केवल हिंट दे दिए मैंने आपको। आगे कोप 21 का आयोजन पेरिस में हुआ था, कोप 22 का आयोजन किया गया था मराकेश में। ऐसी अनेक सारी बातें लिखूंगा, अभी धैर्य रखो बस। जो काम की बातें मैंने आपको समझाई हैं, आगे और सुनिएगा। ये कुछ बैठकों का आयोजन किया गया इसी सम्मेलन के दौरान। अंतर्राष्ट्रीय संहिता कह दें या कानून कह दें, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता संहिता या कानूनों का निर्माण किया गया। जैव विविधता संबंधी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानूनों का निर्माण इसी सम्मेलन के दौरान किया गया। इसका तात्पर्य हम लोग कह सकते हैं, जैव विविधता टॉपिक की जड़ ढूंढे हम
तो ये सम्मेलन कहलाता है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। हम क्लाइमेट चेंज की जड़ ढूंढें तो इस संस्था गठन है और ये संस्था गठन किया गया था, ये सम्मेलन। तो क्लाइमेट चेंज वाला जड़ यहीं पर ही है, जैव विविधता की जड़ यही सम्मेलन है, विश्व के विभिन्न सतत विकास की जड़ यही सम्मेलन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट अनेक अर्थात टॉपिकों की जड़ है ये सम्मेलन, नाम कहलाता है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। यहीं से आगे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होने लगी, विभिन्न बैठकों का आयोजन होने लगा। यही से पर्यावरण क्लाइमेट चेंज पर क्योटो प्रोटोकॉल वो इसी COP3 है एक्चुअल में। और इसका मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का आयोजन कौन कराता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का आयोजन कराता है UNFCCC संस्था, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये संस्था प्रति वर्ष पर्यावरण संबंधी, जलवायु परिवर्तन संबंधी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बैठक का आयोजन कराता है, नाम कहलाता है COP1, COP2, COP3 ऐसा नाम कहलाता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। ये SI में प्रश्न पूछा गया था, UNFCCC IS में प्रश्न पूछा गया था, क्योटो प्रोटोकॉल अनेक सारे एग्जामों में प्रश्न आ चुका है। ये सारी बातें यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगी जो बताई। अब यहाँ समझिएगा हमारा मेन मुद्दा है जैव विविधता। इस सम्मेलन के दौरान विश्व स्तर पर जैव विविधता संबंधी कानूनों का वहां पर निर्माण कर दिया गया है सम्मेलन के दौरान। क्या वहां कानून बनाने से भारत में कानून लागू हो जाएंगे? क्या भारत में कानून लागू हो जाएंगे ऐसे? नहीं। संयुक्त राष्ट्र संघ में या कोई भी बैठक में भारत के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री भागीदारी करने जाते हैं और वहां पर उन्होंने कानून बनाया तो कानून बनाएगा तो क्या होगा? भारत में उसे लागू करना होगा। ये एक तरीके से संधि है, संस्था कह सकते हैं, इसका मुख्यालय नहीं होगा। ये हर बार प्रत्येक देश में कोई ना कोई बैठक का आयोजन करेगा, इसका खुद का कोई मुख्यालय नहीं है। तो यहां पर मैंने कहा था आपको महेश जी, मैं इस मुद्दे पर आऊंगा डिटेल से, कहां कहां बैठ के हुई है। ये जलवायु परिवर्तन का मुद्दा है, अलग से चर्चा करूंगा मैं इसके बारे में। अभी आप केवल धैर्य रखें, जितना बताया उतना सुने, मैं आगे और आऊंगा डिटेल से इसके बारे में। क्योटो स्थान जापान में है, ठीक है। तो इस कानूनों का निर्माण कर दिया था, जैव विविधता संबंधी कानूनों का निर्माण तो कर दिया। अब क्या कानूनों को जब लागू करना है तो लागू करेंगे तो क्या होगा? भारत में तो लागू नहीं हो जाएंगे, वह कानून बना दिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बैठक में भागीदारी करने जाएंगे, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में कानून बनाए वहां पर, और उसमें हामी भरे कहा अपने कानून अच्छे बनाए। कुछ देश सहमत होंगे, कुछ नहीं भी होंगे, लेकिन वहां जो कानून बने उसको लागू करने के लिए हमारे देश में कानून बनाना पड़ेगा। और हमारे पहले तो हमने संधि में हस्ताक्षर किए, 1992 में ही हमने हस्ताक्षर कर दिए। कानून जो बनाए थे हम इनसे सहमत हैं, अच्छे कानून हैं, थोड़े बहुत संशोधन कर दो, बाकी अच्छे हैं। हमने सहमति देकर आ गए थे, तो हम सहमति देकर आ गए 1992 में। अब क्या हुआ? भारत में कानून बनाना पड़ेगा। जैव विविधता की रक्षा करने के लिए भारत में भी कानूनों का निर्माण किया गया। तो भारत में एक कानून बनाया गया, नाम कहलाता है जैव विविधता अधिनियम 2002। पहली बार भारत में जैव विविधता अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को लागू करने के लिए भारत में एक कानून बनाया गया, नाम कहलाता है जैव विविधता अधिनियम 2002। और जैव विविधता अधिनियम 2002 को लागू किया गया था 2004 में। तो भारत में जो कानून बनाए गए थे, संधि में जो सहमति बनी, उसको ध्यान में रखते हुए, उन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हमने हमारे देश में कानूनों का निर्माण किया, और वह कहलाता है जैव विविधता अधिनियम 2002 के नाम से। और उस कानूनों को हमने लागू कब किया? और उस कानूनों को हमने लागू किया था 2004 में। तो कई बार सवाल आता है जैव विविधता अधिनियम 2002 क्यों लाया गया? क्योंकि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कानूनों का निर्माण किया, उनको लागू करने के लिए हमने हमारे यहाँ पर कानून बनाया, नाम कहलाता है जैव विविधता अधिनियम 2002, और उसे लागू किया था 2004 में। जैसा कि मैंने देखे यहां पर बताया था, अच्छे से देखें। मैंने यहां पर आपको कुछ लिखवाया था, याद करिए, कानूनों के बारे में। यहां पर देखिए, ये बिंदु देखिए, मैं लिखवाया था जैव विविधता अधिनियम 2002 में लाया गया, लेकिन इसे लागू वर्ष 2004 में किया गया। क्यों लागू किया गया? बात समझ में आई? जैव विविधता अधिनियम 2002 में लाया गया, लेकिन इसे लागू कब किया गया था? 2004 में लागू किया गया था। क्यों नियम निर्माण किया गया? क्योंकि हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सहमति प्रदान की थी 1992 में, उसी को लागू करने के लिए, उसी बात को हमारे देश में लागू करने के लिए कानूनों का निर्माण कर दिया था हमने। तो कहलाता है
जैव विविधता अधिनियम 2002 के नाम से जाना जाता है। अभी इतना ही नहीं, अब इस सम्मेलन में और चर्चा हुई जैव विविधता संबंधी। अब क्या हुआ, जैव विविधता संबंधी कानूनों को तो वहां पर बना दिया, हमने कुछ सहमति की, हमने वहां पर सहमति जता दी। हमने जब सहमति जताई, सारे देशों ने जो सहमति जताई, तो कहा ऐसा है ये मुख्य सम्मेलन तो चलता रहेगा, एक सम्मेलन अलग से आप जैव विविधता पर आयोजन करिए, उसे कहते हैं कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सीबीडी के नाम से जाना जाता है, सीबीडी के नाम से, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। कहने का तात्पर्य प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में कानून बनाए, कानूनों को वहां पर विस्तार से चर्चा करने के लिए एक अलग से सम्मेलन का आयोजन और किया गया 1992 में ही, नाम कहलाता है सीबीडी, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के नाम से, सीबीडी के नाम से जाना जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैव विविधता संबंधी कानूनों पर चर्चा करने के लिए एक अलग से सम्मेलन का आयोजन और किया गया, नाम कहलाता है सीबीडी के नाम से, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सीबीडी। हाँ, जो आप कह रहे हैं खुशबू जी, बिल्कुल सही कहा, यूएन सीबीडी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सम्मेलन का आयोजन किया गया था 1992 में। तो ये यहां से अब मैं आगे और चर्चा कर रहा हूं, एक अलग से सम्मेलन यहां पर और लिख रहा हूं। तो देखिए, और इसको लागू किया गया था 1993 में, बिल्कुल सही कहा, 1993 में इसे लागू कर दिया गया था। तो यहां पर आगे और समझिएगा, ये सारी बातें क्लियर हुई होगी आपके सामने जो रखी डिटेल से। देखिए बहुत कनेक्शन है यहां पर टॉपिकों का आपस में। ये मुद्दा मुख्य था, इस पर फिर से अलग से बैठ के होगी, ये मुद्दा अलग था, अलग से बैठ के होगी इस पर, ये मुद्दा अलग, इस पर अलग से डेवलपमेंट हो गए यहां पर, और ये अपना काम अलग से करेगा। अनेक सारे इससे ब्रांचेस निकली टॉपिकों की सम्मेलन से। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दशक 2011 से 20 तक है, बिल्कुल लिखवाया था मैंने आपको, याद करिए। जैव विविधता दशक कब मनाया जाता है? 2011 से 2020 तक। देखिए आपको पहले लिखवा चुका हूं ये बातें, तो मैं याद करिए, ये बातें मैं आपको लिखवा चुका हूं, याद करिए। यहां पर ये देखिए, जैव विविधता जीवन 2011 से 2020 तक के दशक को जैव विविधता दशक के रूप में मनाया जाता है। विश्व स्तर पर हुआ तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दशक के रूप में मनाया जाता है 2011 से 2020 तक। इसमें लिखवा चुका हूं 22 मई वाले में, याद करिए। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इस सम्मेलन का आयोजन नाइनटीन 1992 में किया गया। लेकिन इसके प्रावधानों को वर्ष 1993 में लागू किया गया। देखिए जो कानून बनाए गए थे उन कानूनों पर चर्चा हुई और जैव विविधता संबंधी बैठक का आयोजन अलग से किया गया, अलग से एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, नाम कहलाता है सीबीडी, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। या जैव विविधता संबंधी जो कानून बने थे उन कानूनों पर चर्चा करने के लिए फिर से एक अलग बैठक का आयोजन हुआ और ये बैठक हुई थी 1992 में उसी समय, और यहीं पर इसे 1993 में लागू कर दिया गया था। ठीक है, इस सम्मेलन में
भारत शामिल था नहीं, तो भारत भी भागीदारी की थी। इस सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता संबंधी कानूनों पर चर्चा की गई। इस सम्मेलन के जो मुख्य उद्देश्य निकल कर आए थे, गुरुजी आप रिक्वेस्ट है कि आप किसी दिन अपनी लाइफ के किस्से शेयर करें, जिससे आपको आईएएस के लिए मोटिवेट किया जा सके, हमें भी मोटिवेशन मिले। देखिए किस्से तो बहुत सारे मेरी ज़िंदगी में, मैं ऑफलाइन क्लासों में तो बहुत सुनाता हूँ, यहाँ पर मैं केवल चर्चा करूँगा। मैं ज़िंदगी में एंजॉय खूब करता हूँ, लेकिन साथ ही साथ मैं सीरियस बहुत रहता हूँ। जब टॉपिक कंप्लीट हो जाए उसके बाद में फिर अपना जो एंजॉय करना है करता हूँ, बाकी मैं पूरी तल्लीनता से काम करता हूँ। यही बस मेरा मोटिवेशन है, अपने आप से भी और आपसे भी कहूँगा। करूँगा कभी चर्चा, मौका मिला तो जरूर करूँगा, बिल्कुल पक्की बात है। जैव विविधता का संरक्षण करना, जैव विविधता का सतत उपयोग, जैव विविधता से प्राप्त लाभ में सभी की समान भागीदारी, ये सम्मेलन के मुख्य उद्देश्य आए थे। जैव विविधता का संरक्षण करना और उसका सतत उपयोग करना। ऐसा उपयोग करना, सतत का मतलब होता है सस्टेनेबल, ऐसा उपयोग करना ताकि आने वाली पीढ़ियों को भी क्या मिल सके, लाभ मिल सके। ऐसा जैव विविधता का प्रयोग करना हमें, जैसे सांप, एक उदाहरण दूं, सांप का ऐसा प्रयोग करिए, इतना ही जहर निकालिए कि अर्थात हमें भी हमारे मेडिसिन उद्योग में भी काम आ जाए और सांप की प्रजातियां भी अच्छी संरक्षित हो जाएं। ऐसा नहीं जहर निकालने के लिए सारा ही उसका जहर निकाल दें और उसको मार दें, तो वो सतत उपयोग नहीं हुआ। हमें भी फायदा मिले और आने वाली पीढ़ियों की भी क्या करें, हम रक्षा कर सकें। तो ऐसा विकास या ऐसा उपयोग कहलाता है सतत उपयोग। जैव विविधता से प्राप्त लाभ में सभी को भागीदारी देना, तो भारत, नेपाल, भूटान, चीन, सभी को इसका हिस्सा देना, भागीदारी देना। सबका सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना को ध्यान में रखते हुए कार्य करना, सभी देशों की, सभी की समान भागीदारी सुनिश्चित करना जैव विविधता की। तीसरा पॉइंट है जैव विविधता से प्राप्त लाभ में सभी की समान भागीदारी। देखिए हमारे देश में जैव विविधता ज्यादा है, तो इसका मतलब ये नहीं हम ज्यादा प्रयोग करें, उससे जो भी रिसर्च से बिंदु निकल कर आ रहे हैं वो सबके साथ शेयर करिए। आप सर्वे भवन्तु सुखिनः वाली भावना को ध्यान में रखते हुए कार्य करना जैव विविधता में, यह कहलाता है जैव विविधता के लाभ में सभी की समान भागीदारी। तो यह बैठक का नाम कहलाता है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। हो गया।
तो ये था सम्मेलन के बारे में जो चर्चा की, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, और उसमें अनेक बिंदु निकल कर आए। उससे एक अलग बैठक हुई थी, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, भारत की भागीदारी थी। अनेक सारी बातें यहां पर इंपॉर्टेंट है। सर आप हमेशा ही सीरियस ही रहते हैं, पढ़ाते समय तो देखे सीरियस रहना होता है, लेकिन व्यक्तिगत लाइफ में बहुत ज्यादा एंजॉय करता हूं। व्यक्तिगत लाइफ में बहुत ज्यादा एंजॉय करता है, लेकिन यहां पर तो सीरियस ही रहना पड़ेगा। बताइए आप ही, हमेशा पढ़ाई के कामों में सीरियस रहेंगे तभी जिंदगी में सफलता मिल पाएगी। पढ़ाई में ज्यादा एंजॉय कर लिया तो क्वेश्चन में एंजॉय करना पड़ जाएगा, वो मैं नहीं करता हूं मुश्किल नहीं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। आगे टॉपिक देखें तो यहां पर हमने चर्चा की सीबीडी के बारे में, देखा यहां पर बातें समझ में आई है नहीं? देखिए बहुत डिटेल से बातें बताई हैं मैंने। यहां पर चर्चा की प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, सतत विकास। अब ये टॉपिक हम अलग से पढ़ेंगे, इसमें अलग से बिंदु चलेंगे कई सारे। हम जलवायु परिवर्तन अलग से पढ़ेंगे, हम जैव विविधता अलग से पढ़ रहे हैं, लेकिन इन सभी बातों की जड़ कौन है? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन है। ठीक है, अब आते हैं यहां पर अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता संहिता को लागू करने के लिए भारत में भी कानूनों का निर्माण किया गया, और उसको नाम कहलाते हैं जैव विविधता अधिनियम 2002। वहां से सवाल इंडियन जीके में पूछे जाते हैं, तो यहां पर जरा समझिएगा अगले बिंदु। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता संहिता को लागू करने के लिए भारत में भी जैव विविधता अधिनियम 2002 लाया गया, जिसे 2004 में लागू किया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कानून बने थे उसको लागू करने के लिए अधिनियम बनाया गया था, जैव विविधता अधिनियम 2002, जिसे 2004 में वापस क्या किया गया? लागू कर दिया गया था। बनाया कानून 2002 में, लागू कब किया? 2004 के अंतर्गत। तो क्या था इसमें प्रावधान, जरा सुनिएगा। जैव विविधता अधिनियम 2002 में लाया गया। इस अधिनियम के तहत भारत में जैव विविधता के संरक्षण हेतु त्रिस्तरीय संरचना का निर्माण किया गया। त्रिस्तरीय संरचना का निर्माण किया गया था। जैव विविधता के संरक्षण के लिए त्रिस्तरीय संरचना का निर्माण किया गया था। 3 स्तर में संरक्षण की बात कही गई। तो देखिए भारत में जैसे कानून व्यवस्था क्या है, दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है,
दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट, राज्य स्तर पर अपना हाई कोर्ट और जिला स्तर पर जिला कोर्ट की स्थापना की जाती है। पंचायती राज में भी क्या है, त्रिस्तरीय संरचना है। कानून व्यवस्था में भी त्रिस्तरीय संरचना है। वैसे ही यहां पर भी त्रिस्तरीय संरचना का निर्माण किया गया। चर्चा करूंगा मैं धर्मराज जी इस मुद्दे पर भी, जरा थोड़ा सा धैर्य रखो। तो त्रिस्तरीय संरचना का जो निर्माण किया गया था वो क्या थी, जरा सुनिएगा। राष्ट्रीय स्तर, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण नाम से एक संस्था बनाई गई तो जैव विविधता संबंधी विभिन्न मुद्दों को देखेगी और चर्चा करेगी। तो यहां पर राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का गठन किया गया। ठीक है, राज्य जैव विविधता बोर्ड। तो देखें, त्रिस्तरीय संरचना का निर्माण किया गया। राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर। तो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, राज्य जैव विविधता बोर्ड और जैव विविधता मैनेजमेंट समिति का गठन किया गया था। त्रिस्तरीय संरचना का ऐसे निर्माण किया गया। जिला स्तर पर, जैसे जिला हो गया कोई भी, इलाहाबाद जिला, इलाहाबाद जिले में जैव विविधता का संरक्षण करना है, कोई मुद्दा आ रहा है, कई विवाद हो रहा है तो उसको ये सुलझाएगा जैव विविधता मैनेजमेंट समिति। कोई विवाद आगे बढ़ गया तो राज्य जैव विविधता, जैसे नहीं होता स्टेट जो जिला लेवल पर कोर्ट में कोई केस चलता है, एक व्यक्ति हार जाता है तो फिर केस कहां ले जाता है, हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में। तो वैसे ही यहां पर भी त्रिस्तरीय संरचना का निर्माण किया गया जैव विविधता के संरक्षण के लिए, राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर। तो ये तीन इस प्रकार की संरचनाओं का निर्माण किया गया है। भारत में जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत कितने स्तरीय संरचना का निर्माण है, त्रिस्तरीय संरचना का निर्माण किया गया है। सर आप ऑफलाइन वालों को तो अपने व्यक्तिगत किस्से शेयर करते हो और ऑनलाइन वालों के साथ नहीं कर रहे हो। 4 महीने हो गए आपसे जुड़े, बहुत आपने अपने बारे में कभी नहीं बताया। बताऊंगा, जरूर बताऊंगा, कभी चर्चा करूंगा मैं आपके सामने, जरूर करूंगा। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, राज्य जैव विविधता बोर्ड, जैव विविधता मैनेजमेंट समितियां। देखिए किस्से बताने लग गया तो कई जने कहेंगे सर पढ़ा नहीं रहे, कहानियों किस्सों में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो मैं अपनी छवि ऐसे ही बनाना चाहता हूं, सर पढ़ाने पर ज्यादा ध्यान रखते हैं, किस्से कहानियों पर कम। हाँ, ऑफलाइन आएंगे तो जरूर कभी कभार चर्चा कर देता हूं, सामने कई सारे लोग बैठे होते हैं, पढ़ाने में थोड़ा और ज्यादा आप कहते हैं ना हिचकिचाहट थोड़ी कम होती है। और उसमें ऑफलाइन में जब आप आएंगे, आपका स्वागत है, कहानियां किस्से बहुत सुनाऊंगा आपको मैं। ठीक है, दिनेश जी सर और मैं बढ़िया से मित्र हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं, उनके साथ मैं बहुत हंसी मजाक किया करता हूं, कभी पूछिएगा आप उनको। व्यक्तिगत लाइफ में तो मैं बहुत ज्यादा किस्से कहानियां सुनाता रहता हूं, मजाक करता रहता हूं, लेकिन यहां पर नहीं कर सकते। ठीक है, अब आप मेरे ख्याल से पढ़ने से उब गए और किस्से कहानियों पर आ गए हैं, तो नोट कर डालिए जल्दी से इसको। राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर और जिला स्तर, त्रिस्तरीय संरचना का निर्माण किया गया है। ठीक है,
तो बात समझ में आई। एग्जाम में लिखा आएगा भारत में जो जैव विविधता संबंधी कानून है 2002 में लाया गया, इसमें जैव विविधता के संरक्षण के लिए त्रिस्तरीय संरचना का निर्माण किया गया। तो ये क्या है? बिल्कुल सही है, त्रिस्तरीय संरचना का निर्माण किया गया है। राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर व जिला स्तर के बारे में। धन्यवाद आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप इतने मन से पढ़ रहे हैं। उत्कर्ष क्लासेस की ओर से और मेरी ओर से मैं रियली बहुत ही आभारी हूं। आप मुझे इतने दिनों तक लगातार सुन रहे हैं और पढ़ते चले जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, बढ़िया है, अत्यंत धन्यवाद उस बात के लिए। और उत्कर्ष पर अपना ऐसे स्नेह बनाए रखें, यही मेरी आशा है। और इन सारी बातों का श्रेय है निर्मल जी सर को, जो हमारे डायरेक्टर सर हैं। उनको बड़ा इस बात का श्रेय, मुझे यहाँ पर आपके सामने लाने का मौका दिया, उस बात के लिए मैं उसके लिए अत्यंत आभारी हूँ मैं उनका। और साथ में मेरे परम मित्र दिनेश जी सर का भी मैं अत्यंत आभारी हूँ। समय टू समय मुझे भी मार्गदर्शन करते रहते हैं, उनका मैं बड़ा आभारी हूँ उस बात के लिए। धन्यवाद। हो गया तो नोट कर डालते हैं, आगे और चर्चा करते हैं। तो यहां पर सम्मेलन का आयोजन किया गया, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। यहां से निकल कर आया कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यहां पर निकल कर आया भारत में जैव विविधता के संरक्षण के बारे में। अगला देखते एक संस्था है समय भी, तो संस्था का नाम कहलाता है साइट्स, CITES। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज। सर आज क्वेश्चन नहीं हुए तो कल हो जाएंगे, चिंता मत करिए, क्वेश्चन कहीं नहीं जाएंगे। कल टॉपिक कंप्लीट होगा तो बहुत सारे क्वेश्चन करवा देंगे एक साथ आपको, ताकि आप भी और ज्यादा आज रिवाइज करने का समय रखें। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज, इसके बारे में एक दो लाइन लिखे, फिर मैं आपको जरूर समझा दूंगा। सर अभी तक इतनी अच्छी भूगोल विषय में कभी नहीं था, लेकिन अब वजह से भूगोल पर पकड़ हो गई। बहुत बढ़िया बात है, अच्छा बात है, बहुत धन्यवाद उसके लिए। सर उत्कर्ष का भी धन्यवाद, जो हमारे लिए इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रदान करता है। बिल्कुल उसका धन्यवाद तो मैं भी बहुत, तो मुझे भी बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप लोगों को पढ़ाने का मौका मिल रहा है। मेरा भी नाम हो रहा है, मेरा भी काम हो रहा है, आपके साथ में मैं जुड़कर यहाँ पर साथ में अपने जो बातें शेयर कर पा रहा हूँ। तो उत्कर्ष क्लासेज उसके लिए वास्तव में तारीफ के काबिल है। और एक दिन उम्मीद करता हूं मैं जल्दी आप लोग ही हैं जो बढ़िया से उत्कर्ष को नंबर 1 संस्था बनाएंगे। मैंने निर्मल जी सर को एक बार कहा था कि सर मेरी बड़ी इच्छा है, क्रिकेट के मैच जो आयोजन होते हैं उस समय पेटीएम वगैरह और कई सारी संस्थाओं के वहां पर जैसे हेड आते हैं, तो एक दिन उत्कर्ष क्लासेज भी ऐसे हेड दें और आप भी सर वहां पर खिलाड़ियों को पुरस्कार देते हुए दिखे। ये मेरी बड़ी इच्छा है। ऐसा आप करेंगे तो बड़ा मजा आएगा। और उसके लिए अब आप सभी लोगों का सहयोग चाहिएगा। आप सभी लोग ही उत्कर्ष को प्रमोट करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो इसके लिए उत्कर्ष क्लासेज ऐसे इतना आगे जाए, ये मेरी बड़ी इच्छा है इस बार कि निर्मल जी सर वहां पर खिलाड़ियों को, विराट कोहली को इनाम देते हुए निर्मल जी सर वहां पर साथ में खड़े हों। तो ये बड़ी इच्छा होगी, ये बड़ी मेरी दिल की इच्छा है। ऐसा करें तो बड़ा मजा आएगा मुझे। बिल्कुल नेट के लिए क्लास, नेट के लिए भी मेरी बुक आती है, भूगोल नाम से बुक आती है। 772 पेज की बुक है मेरी, नेट के लिए बुक आती है ज्योग्राफी की। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज। देखें यहां पर इसके बारे में एक दो बातें लिखते हैं, फिर इसको समझाऊंगा बढ़िया से है क्या ये। मेरी किताब मैंने प्रॉमिस किया था 15 जुलाई को, लेकिन नहीं हो पाई, लेट हो गया। काम में बढ़िया किए बिना आपको देखा ही है, मैं आगे बढ़ता ही नहीं हूं, चाहे कछुआ चाल चलता हूं। काम थोड़ा और समय लग जाएगा, इंतजार करिए, धैर्य रखिए, धैर्य रखेंगे तो बढ़िया होगा, अच्छा होगा। बिल्कुल ठीक है।
कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज। मैं तो कहूँगा आप ऑफलाइन क्लासेस में आइएगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा मेरे साथ पढ़ने में, और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। वहाँ पर मैं आपके सामने और किस्से, कहानियाँ, बातें कई सारी और रखूँगा, तो आपको बड़ा एंजॉय आएगा। मैं अपने आप को आपका फ़ैन बना दूंगा, ये बात पक्की है। आप फैन बन जाएंगे मेरे पढ़ने के दौरान, ये मैं आपको ऑफलाइन क्लासेस में तो पक्का प्रॉमिस दे रहा हूँ मैं आपको, पक्की बात है। सोचने लग जाएंगे, मजबूर हो जाएंगे, मैं कह दूंगा क्लास नहीं पढ़ा रहा हूँ तो आप मेरा मजबूर हो जाएंगे कि नहीं सर बढ़िया आया, अच्छा समझ में आया, बढ़िया। तो इसके लिए तो आपको ऑफलाइन में आइएगा। स्वागत है आप सभी का। इस संस्था का गठन (1975) में किया गया, 1972 में किया गया था, 1975 में किया गया। यह संस्था संकटापन्न कहेंगे इंग्लिश में एंडेंजर्ड, यह संस्था संकटापन्न जीव जंतुओं, पेड़ पौधों के यह संस्था संकटापन्न जीव जंतुओं, पेड़ पौधों के अवैध व्यापार को रोकने वाली संधि की गई, संधि से की गई तो प्रमुख संस्था या संधि है। संकटापन्न जीव जंतुओं के अवैध व्यापार को रोकने वाले जीव जंतु और पेड़ पौधे दोनों है। यहां पर देखिए रेड डाटा बुक में भी क्या है, दोनों है, पेड़ पौधे भी और जीव जंतु भी शामिल है। संकटापन्न जीव जंतु और पेड़ पौधों के अवैध व्यापार को रोकने वाली प्रमुख संस्था या संधि के रूप में है। भारत भी इसका सदस्य राष्ट्र है। कल मैं आपके सामने प्रॉमिसली बढ़िया कई सारे क्वेश्चन लेके आऊंगा, तो कल आप अच्छे से तैयार रहिएगा, प्रॉमिस है। भारत भी इसका सदस्य राष्ट्र है। भारत भी इसका सदस्य राष्ट्र है। तो देखिए काम क्या करती है संस्था, सुनिएगा। जीव जंतु और पेड़ पौधों के सर 1975 या 1972, आपने बोला 1972 लिखा, 1975 बोला, शायद 1972 नहीं 1975 ही है, बोल गया हूँ गलत शायद हो सकता है, सॉरी कहूँगा। 1975 है, 1975। कोई डाउट है तो बिल्कुल आप ऐसे पूछ लिया करें। 1975 में गठित की गई, 1975 में, 1975 में संस्था गठित की गई थी। 1973 में क्या हुआ, पहले सम्मेलन हुए संस्था को बनाने के लिए, छोटे बड़े अनेक सारे, और अंततः आखिरकार क्या हुआ, 1975 में संस्था बना दी गई थी। 1975 में इस संस्था का गठन किया गया। 1975 अच्छे से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सन है। कई जने गलत लिखवा देते हैं इसमें, कोई 72, कोई 75, कोई 73। 1975 है, बहुत अच्छे से याद रखना। वॉशिंगटन डीसी, वॉशिंगटन डीसी यूएसए में।
देखिए दिनेश सर कब आएंगे, वो तो जब आएंगे तो आप मैनेजमेंट से सूचना मिल जाएगी, आपके लिस्ट में आ जाएगा वहां पर लाइव क्लासेस के। ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन यहां पर देखिए इस संस्था का गठन वॉशिंगटन डीसी में किया गया। वॉशिंगटन डीसी में संस्था गठित की गई 1975 में। पहले बता रहा हूं, कई जने इसको 72 लिखा देते, कई 73, कोई 75, बिल्कुल सही है। उसका नाम कहलाता है 1975, 1975, अच्छे से याद रख लेना। और मुख्यालय कहां पर है? वॉशिंगटन डीसी में। जीव जंतुओं का जो अवैध व्यापार होता है, यहां से शेर की खाले चाइना में, चाइना से विभिन्न जीव जंतुओं के, कल पेपर में मैंने पढ़ा था, विदेशों से यहाँ पर गिद्ध वगैरह के जंतुओं के, गिद्ध के और अनेक सारे जीव जंतुओं के फर वगैरह हैं, वो पैकेट बनाकर कई सारे अवैध व्यापार हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए कार्य करती है। संस्था का नाम कहलाता है, नाम है साइट्स के नाम से जानी जाती हैं। तो साइट संस्था है, जीव जंतु पेड़ पौधों के अवैध व्यापार होता है दुनिया भर में, इसका जो भी मेंबर होगा वो अवैध व्यापार नहीं कर सकता, उस पर रोक लगेगी। तो अवैध व्यापार को रोकने के लिए कार्य करने वाली विश्व स्तर की प्रमुख संस्थाएं नाम कहलाती है, संस्था का नाम कहलाता है साइट्स के नाम से जाना जाता है। जैसे भारत से देखिए, आपने देखा होगा भारत से जो व्यापार होता है वो क्या होता है? भारत से व्यापार होता है, बाघों का व्यापार होता है, अवैध व्यापार होता रहता है बाघों का। अवैध जो व्यापार होता है यहां से चाइना में और चीन से विभिन्न जीव जंतुओं का इधर भारत में, यह संस्था उस अवैध व्यापार को रोकने के लिए कार्य करती है, सरकारों को सजग करती है। और यहां पर बारंबार अगर उसको पता लगता है तो भारत सरकार को, चीन इत्यादि को सूचना भी देती है कि इस रास्ते से या यहां पर आपके यहां पर अवैध व्यापार हो रहा है, इसको सुधारने का प्रयास करें। तो ये संस्था कहलाती है साइट्स के नाम से जानी जाती है। तो जीव जंतुओं पेड़ पौधों के अवैध व्यापार को रोकने वाले विश्व की सर्व प्रमुख संस्थाएं नाम कहलाती है साइट्स के नाम से जानी जाती हैं। बात समझ में आई? कार्टाग्ना संधि, हाँ, जैसे चंदन की लकड़ी है, चंदन भी वृक्ष क्या है? संकटापन्न वृक्षों में शामिल है। तो चंदन का जो वृक्ष होगा वो भी क्या है? उसका अवैध व्यापार को रोकेगी, रोकने के लिए कार्य करेगी। अगर नहीं रोक रही है भारत सरकार तो दबाव डलवाएगी उसके ऊपर विभिन्न देशों का। तो ये कार्य करने वाली प्रमुख संस्थाएं नाम कहलाती है साइट्स के नाम से जानी जाती हैं। कार्टाग्ना संधि का आयोजन वर्ष 2003 में किया गया। इस संधि का आयोजन वर्ष 2003 में किया गया। इसका आयोजन कार्टाग्ना वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश है। और धन्यवाद शिखा जी, बहुत ही जबरदस्त कमेंट किया है, कमेंट करके सुनाऊंगा मैं आपको। मैं माता रानी से दुआ करती हूँ कि मेरे दिनेश जी सर जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। वो ठीक ही है, मैं आपको सूचना दे रहा हूँ, वो ठीक ही है, इतना मुझे मालूम है। दिन की शुरुआत जैसे ब्रेड बटर प्लस चाय से होती है, वैसे ही मेरी 2 क्लास पॉलिटी प्लस ज्योग्राफी मेरे लिए है। दिनेश जी सर ब्रेड और बटर, और रमेश सर मेरी फेवरेट चाय। बहुत धन्यवाद उसके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसा स्नेह आपका है, अत्यंत धन्यवाद उसके लिए। दिनेश जी सर जानकारी दे रहा हूँ, स्वास्थ्य सही है, बढ़िया है, इतनी सूचना है मेरे पास में। चलिए आपको जानकारी दे ही देता हूँ, बताना तो नहीं चाह रहा था लेकिन आपको सूचना दे ही देता हूँ। वो रामेश्वरम गए हैं तमिलनाडु दर्शन करने के लिए, आगे होंगे शायद, आजकल में क्लास हो जाएगी उनकी। तो रामेश्वरम गए, भगवान के दर्शन करने, उत्तम कार्य के लिए गए हैं।
तो उसमें चिंता मत करिए, आ जाएंगे समय पर, ज़्यादा घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो आपकी ब्रेड बटर की क्लास जल्दी चालू हो जाएगी, चिंता नहीं करें, हो जाएगी, धैर्य रखें बस। स्वास्थ्य ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है, निश्चिंत रहें आप एकदम। इस संधि का आयोजन वर्ष 2003 में किया गया। इसका आयोजन कार्टागना में किया गया। इस संधि में जैव विविधता के आनुवंशिक मुद्दों पर चर्चा की गई। आनुवंशिक मुद्दों पर चर्चा की है। तो ये कहलाता है, इस संधि में जैव विविधता के आनुवंशिक मुद्दों पर चर्चा की गई। संधि का नाम कहलाता है कार्टागना संधि, 2003 में। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जैव विविधता संबंधी कानूनों को लागू करने व उनकी समीक्षा करने के लिए वर्ष 2010 में जापान देश के आइची प्रांत जापान देश के आइची प्रांत के नागोया स्थान पर नागोया बैठक का आयोजन किया गया। अब यहां से आगे और चर्चा करेंगे, कल आएंगे तब आगे इसमें और भी कई सारे मुद्दे हैं, तो वो यहां पर चर्चा हम लोग करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैव विविधता संबंधी कानूनों को लागू करने, उनकी समीक्षा करने के लिए वर्ष 2010 में जापान देश के आइची प्रांत, ये इंपॉर्टेंट शब्द हैं, जापान देश के आइची प्रांत के नागोया स्थान पर नागोया बैठक का आयोजन किया गया। आगे इसमें और भी मुद्दे हैं, कल आएंगे, चर्चा करेंगे। आज इतना ही इसमें, तो कल आगे और हम लोग चर्चा करेंगे। कल प्रश्न भी कराऊंगा, पक्का है 100%। कल ये टॉपिक खत्म हो जाएगा शुरुआती 5-7 मिनट में, तो फिर हम कल प्रश्न चर्चा करेंगे पूरे समय इसके बहुत सारे। ठीक है, धन्यवाद।